हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिमांड। पिछले वीडियो में हमने देखे थे फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जो कि कई तरह के थे फैक्टर्स ऑफ डिमांड जो कि हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम की। डिमांड का भी एक लॉ होता है, ठीक है। वो क्या होता है वो देखिए। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी हमारे जो सारे डिटर्मिनेंट्स है प्राइस को छोड़कर, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या हो जाए, सारी जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कर दिया जाए। नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। सिर्फ किसमें डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। सिर्फ प्राइस में चेंज आता है, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन्हें कांस्टेंट कर दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस ऑफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्या होता है, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हम सभी को पता है प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस जब डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो देखिए इसकी मेन जो लॉ है वो क्या कहता है, इन द टर्म अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सारी चीज़ें जब इक्वल हो, इम्प्लाइज दैट ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये बात यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि अदर डिटर्मिनेंट जितने भी हैं उनको कांस्टेंट कर दिया जाए, और चेंज किस में हो, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और बाकी सारे रिमेन कांस्टेंट। और जो चेंज आता है वो किस में आए, सिर्फ प्राइस में आए, और प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमांड। अब इस लॉ है तो इसकी कुछ अजप्शंस भी होगी, ठीक है। तो अजप्शंस देखिए, अजप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड व्हेन other things remain the same. It means factor influencing demand other than own price of the commodity are assumed to be constant. Thus, हम सारी चीज़ों को, किन किन चीज़ों को कांस्टेंट मानेंगे, their income, the income of consumer remain constant, यानी इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर इनकम में चेंज आया, द इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि हम सभी को पता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम हम कांस्टेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए इनकम को क्या करते हैं, हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, देयर इज नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, यानी हमारा जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइस रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी क्या होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज चेंजेबल, सिर्फ क्या चेंजेबल होनी चाहिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आगे चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ विथ एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस और व्हीट इज ₹100 पर केजी। मान लीजिए किसी भी राइस या व्हीट की पर केजी प्राइस कितनी है, ₹100 है। देन द क्वांटिटी ऑफ व्हीट डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इज 250 ग्राम। तो उसकी जो कंज्यूमर है वो कितनी डिमांड करेगा, 250 ग्राम डिमांड करेगा। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज, जब प्राइस हमारी डिक्रीज हो जाती है, 100 to 75 हो जाती है पर केजी, द क्वांटिटी ऑफ व्हीट इज इंक्रीज टू 500 ग्राम। तो हम क्वांटिटी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जहाँ पे हम 250 ग्राम ले रहे थे वहाँ पे हम कितना लेंगे, 500 ग्राम लेना स्टार्ट कर देंगे। टेबुलर एंड डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ, यहाँ पे है, एक तरफ लिया है मैंने प्राइस ऑफ व्हीट जो कि पर केजी है, और यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ व्हीट इन ग्राम। जब 100 केजी था पर केजी तो हम कितना लेते थे, 250 ग्राम।
प्राइस डिक्रीज हुआ 75, तो 500 ग्राम प्राइस और डिक्रीज होता है 50 के 750 ग्राम, एंड उसके बाद और डिक्रीज होता है 25 kg पर kg। तो हम कितना लेना स्टार्ट कर देते हैं, 1000 ग्राम लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 250 ग्राम, फिर 500 ग्राम, 750 ग्राम, देन 1000 ग्राम यानी 1 kg। अब इसी को हम डायग्राम के रूप में, यहाँ पे प्राइस ऑफ व्हीट लिया है मैंने ओ वाई एक्सिस पे, ओ एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी ऑफ डिमांड लिया है, मैंने ये ड्रॉ किया है, और ये जो मिला वो हमारा क्या मिला, हमें डिमांड कर्व मिला है हमें। Thus we see that quantity of consumer demanded is increased by reduction in the price of commodity। कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कब इंक्रीज हुई, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हुई, रिड्यूस हुई। सो इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ व्हीट एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ व्हीट। इनफैक्ट डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यानी ये जो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है हमारा डिमांड कर्व, वो खुद शो करता है कि ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। ओके, आगे एक क्वेश्चन आता है, वाई मोर ऑफ द फूड इज परचेज व्हेन इट्स फॉल। यानी हम ज्यादा गुड्स क्यों खरीदते हैं, वो भी तब जब प्राइस में क्या आती है, फॉल आता है, यानी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। या फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। यानी जो हमारा डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, इस तरह का क्यों होता है। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है। या फिर बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड किन किन चीजों पर टिका हुआ है। या फिर पूछ लिया जाए, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू दी राइट, यानी डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट क्यों डाउनवर्ड होता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसके कुछ रीजंस है जिसकी वजह से डिमांड कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, या फिर जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट होता है। तो आंसर देखिए इसका, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट मोर इज परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस। ये क्लियर है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें तब खरीदेंगे जब उसकी प्राइस में क्या होगा, कमी आएगी। Thus there is inverse relationship between price of commodity and quantity demand of commodity. This may be explained in term of the following factors। इन्हें हम कुछ factors के थ्रू समझे जा सकते हैं। फर्स्ट जो रीजन है डिमांड कर्व का नेगेटिव होने का या फिर डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होने का, तो वो रीजन है द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था। ये लॉ कहता है जैसे जैसे हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, जैसे जैसे एक चीज को कंज्यूम करते जैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, as consumption of a commodity increase, marginal utility of each successive unit goes on diminishing to the consumer. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. We know price of a commodity is equated with marginal utility of the commodity। ठीक है, इस लॉ की वजह से ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। सेकेंड रीजन है इसका इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट की वजह से क्या होता है हमारा, ये नेगेटिव स्लोप होता है। इट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर changes owing through change in price of a commodity. With the fall in price, real income increases according to demand for the commodity expanded। ठीक है, वो बोलना चाहता है रियल इनकम यानी हमारी सेविंग्स हो गई सारा खर्चा निकालने के बाद। ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल में इनकम आती है वो हमारी क्या कहलाती है, रियल इनकम कहलाती है। अगर प्राइस कम हुई तो रियल इनकम हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है, बच जाएगी, और रियल इनकम बच गई तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस और रियल इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो रियल इनकम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हमारे पास सेविंग के पैसे ही नहीं बचेंगे और डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड जो इफेक्ट आता है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। It refers to substitution of one commodity for other when it's become relatively cheaper।
हम क्या करते हैं, जब हमें कोको कोला सस्ती मिल रही हो और पेप्सी महंगी मिल रही हो तो हम कोको कोला को ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो जो पेप्सी है उसके साथ इसका कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ। तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल है, इस वजह से ये स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। Thus when own price of commodity X falls, it becomes cheaper in relation to commodity Y. Accordingly, X is substituted for Y. It is expansion of demand due to substitution effect. आगे हम बात करेंगे साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स या फिर चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट अट्रैक्ट न्यू बायर्स। जब किसी भी चीज़ की प्राइस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वो नए बायर्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। वो नाउ कैन अफोर्ड टू बाय इट, अकॉर्डिंगली डिमांड एक्सपांडेड। ठीक है, इस वजह से भी डिमांड का क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। नेक्स्ट रीजन डिफरेंट यूजेस, यानी एक ही चीज के क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं। वेरियस यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, यानी एक ही कमोडिटी के वेरियस यूजेस होते हैं। जैसे कि देखिए, अ गुड मे हैव सेवरल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज, बटर, कर्ड, बटर मिल्क। इफ प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसेस इट विल बी पुट डिफरेंट यूजेस, अकॉर्डिंगली फॉर मिल्क एक्सपांड। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर मिल्क की प्राइस रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती हैं, अगर उसकी प्राइस हाई हो जाते हैं तो हमें इन सारी चीजों को नहीं बना सकते, क्योंकि हम मिल्क को क्या कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। वहीं पे अगर मिल्क की रेट जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनके डिफरेंट यूज ले सकते हैं और इससे मिल्क क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारा डिमांड स्लोप जो है वो लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड या फिर नेगेटिव स्लोप होता है। अभी तक आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, यानी इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनमें क्या होता है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ती है। तो किन किन केसेस में ऐसा होता है कि प्राइस के कम होने पर डिमांड भी कम हो जाती है और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, जबकि हमारा डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होकर कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये किन किन केसेस में होता है ऐसा, या फिर हम बोलते हैं एक्सेप्शनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand has some exceptions as well. There are some commodities whose demand increases when their price rises and decreases when their price falls. In such a situation, the demand curve DD slope upward from left to right, यानी लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। फॉलोइंग आर द सम नोटेबल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो नीचे कुछ ऐसा एक्सेप्शंस हैं जिसके हमें पता चलेगा कि ये लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं लागू होता है इन पर। ठीक है, तो ये डायग्राम है, यहाँ पे मेरी प्राइस पहले थी P। अगर मेरी प्राइस बढ़ रही है, P से P1 हो रही है, तो मेरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, Q से Q1 हो रही है। अगर मेरी प्राइस डाउन हो रही है, P से P2 पर आ रही है, तो मेरी जो क्वांटिटी वो भी कम होके कहाँ आ रही है, Q से Q2 पर आ रही है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन शो करता है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। तो पहली कंडीशन क्या है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, तो देखिए आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या फिर स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट्स या फिर कॉन्स्पिशियस गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो कई लोग अपनी समाज में अपनी जो इज्जत है या फिर अपनी जो आबरू है वो बनाए रखने के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्या है, वो महंगी चीजें भी खरीद लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबलेन देयर आर सर्टेन गुड्स विच कमांड सोशल डिस्टिंक्शन। वेबलेन कॉल्स देम द आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, यानी दिखावा। ठीक है, सोशल समाजी दिखावा। देयर आर दोज गुड्स विच कंज्यूम बाय कंज्यूमर फॉर शो ऑफ ओनली। ये वो चीजें हैं जो कंज्यूमर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए खरीदता है। और प्रेस्टीज ओनली विच इज ऑल्सो नोन एज अ प्रेस्टीज गुड्स, इसलिए इन्हें कौन से गुड्स कहा जाता है, प्रेस्टीज गुड्स भी कहा जाता है। यानी कई लोगों को डायमंड पहनने का, वो एसेंशियल तो नहीं है डायमंड,
ठीक है। लेकिन क्योंकि उनको शो ऑफ करना है तो वो क्या करेंगे, बढ़े हुए दामों पर भी क्या करेंगे, डायमंड्स को खरीदेंगे। कई लोगों को शौक आता है कि हमारे पास विंटेज कार हो या फिर कॉइन्स कलेक्ट करने का रखते हो, अपने पास शौक रखते हो, तो वो महंगी से महंगी चीज़ें भी अपने पास क्या करेंगे, संभाल के रखना पसंद करेंगे। The consumption of those goods which are considered to be the symbol of prestige is high even when they become costlier। क्या होता है, प्रेस्टीज चीज़ों की जो वैल्यू है वो तभी भी महंगी रहती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो और भी ज़्यादा महंगी हो जाए, क्योंकि उन्हें अपना समाज में एक स्टेटस बनाए रखना है, तो बढ़ी हुई दामों पर भी उस चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं। या दूसरे शब्दों में बोला जाए, दीज आर सम गुड्स विच आर परचेज्ड टू एम्फेसाइज स्टेटस और प्रेस्टीज बाय द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये अब कौन अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ सोसाइटी के यानी समाज के रिच सेक्शन यानी अमीर सेक्शन इसे अफोर्ड कर पाता है। सच गुड्स विल बी परचेज मोर एट हायर प्राइस एंड लेस एट अ लोअर प्राइस। यानी ये चीजें वो हैं जो हायर प्राइस में ज्यादा खरीदी जाती है और लोअर प्राइस में कम खरीदी जाती है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, प्रीसियस स्टोन, जेम्स, विंटेज कार, कॉस्टली कारपेट एसेट्रा। वेबलेन टर्म दिस एज कॉन्स्पिशियस गुड्स। वेबलेन ने इसे और क्या नाम दिया है, कॉन्स्पिशियस गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स यानी होती है हाई लेवल की घटिया वस्तुएं। हमने पढ़े थे इंफीरियर गुड्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है घटिया वस्तुएं, लेकिन गिफिन गुड्स का मतलब होता है हाईली इंफीरियर गुड्स, यानी जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया वस्तुएं होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो हम घटिया वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे और प्राइस अगर उसका कम होगा तो उन चीजों को हम खरीदना पसंद नहीं करेंगे। आफ्टर द 19th century दिस इज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन। गिफिन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स। आ गया, गिफिन गुड्स कौन से हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स, शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट, यानी जिसके साथ क्या होता है, इनकम का नेगेटिव इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सर गिफिन, गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम। ये वो गुड्स हैं जिनके ऊपर कंज्यूमर जो है अपनी इनकम का एक लार्ज पार्ट क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है, यानी खर्च कर देता है। द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद द फॉल इन देयर प्राइस। इनकी डिमांड जैसे इनके प्राइस में कमी आएगी, इनकी डिमांड में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। दिस टाइप ऑफ गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप विथ इनकम एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ प्राइस। इनकम के साथ तो इनका कैसा है, इनवर्स यानी नेगेटिव, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हम घटिया वस्तुएं नहीं खरीदेंगे और इनकम कम होगी तो हम घटिया वस्तुएं खरीदेंगे। तो उसके साथ तो कैसा हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन प्राइस के साथ इसका कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। विथ राइज एज अ रिजल्ट व्हेन अ प्राइस of a such commodity falls, then demand also falls even when they happen to be relatively cheaper than other goods. This popularly known as Giffen paradox। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लो क्वालिटी ऑफ राइस एंड व्हीट या फिर बाजरा एसेट्रा, सारी लो क्वालिटी के हों। थर्ड जो रीजन है हमारा वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यानी कई बार क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का भी हमारे ऊपर गलत इफेक्ट पड़ जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हमें किसी ने बोला है कि भाई फ्यूचर में इस चीज के प्राइस महंगे होने वाले हैं, लेकिन वो अपोजिट जाता है, महंगे होने की बजाय क्या हो जाए, सस्ते हो जाएं। तो आज के प्रेजेंट में हमने जो इसकी डिमांड बढ़ाई है तो हमने महंगी डिमांड पे भी महंगे प्राइस में भी उसी उन चीज़ों को खरीद लिया है। तो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क व्हेन देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। When the buyer expect a future rise in the price of a commodity, then they buy increased quantities of that commodity in present even at higher price and vice versa। जैसे हमें किसी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ महंगी होने वाली है, तो आज हमें भले ही वो 70 रुपए किलो मिल रही हो तो उस चीज़ की डिमांड हम क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, और फ्यूचर में क्या हो जाए, इसका प्राइस 70 to 50 हो जाए। लेकिन हमने तो महंगी चीज की क्या कर दी, डिमांड बढ़ा दी। तो ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीदें लगाना पहले से ही। कुछ होती है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ या फिर एसेंशियल। कुछ चीजें होती है जो एसेंशियल होती है, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उन्हें हमें खरीदना ही खरीदना होता है, चाहे उसके प्राइस कम हो रहा हो या
बढ़ रहा हो। द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट सीन ऑपरेटिंग इन केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड ग्रेन्स, हमें खाना चाहिए, salt, milk for children, etc. The minimum quantities of these goods have to be bought whether their price rise or fall. इसकी भले ही कितनी महंगी हो जाए, इसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं इनकी क्वांटिटी को, लेकिन इन्हें हम पूरा बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एसेंशियल। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, हमारा जो है वो पॉजिटिव रहता है। एक आती है इमरजेंसीज, वो क्या होती है, मेडिकल हुआ हमारा, वो क्लाइमेट हुआ, तो वो देख कर नहीं आते हैं मेडिकल सिचुएशन, ठीक है। तो वो दवाइयाँ कितनी ही महंगी क्यों ना हो, अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो हमें वो महंगी दवाई भी लेनी पड़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट होल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक मेडिकल, वॉर, etc. because at such times consumer behave in an abnormal way. If they expect shortage of good, then they would buy and hoard more goods even at high price. लास्ट है आपका अदर फैक्टर। अदर फैक्टर देखिए, इन इंडिविजुअल में प्रिफर अ सर्टेन प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, हैबिट, ट्रेडिशन, custom, professional, culture, fashion, etc. and then the quantity demand increases with the इन प्राइस ऑफ रिमेन सेम, ठीक है। प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, हमें कोई चीज़ पसंद आ गई तो हम वो खरीद के ही रहते हैं, या फिर वो अगर ट्रेंड में चल रही है तो हम उसे हाई प्राइस में भी उस चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं।